नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 के अंदर। उम्मीद है पार्ट 1 आपने बहुत शानदार तरीके से देखा होगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंसोलिडेटेड तरीके से हम मटेरियल आपके लिए ला रहे हैं। और ये पार्ट 2 हमारा रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस का मतलब एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो वित्त से, पैसे से रिलेटेड होते हैं, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। कल की क्लास में भी आपने काफ़ी सपोर्ट दिया, काफ़ी क्लास में आप लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है एक प्रकार से, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं रेलवे फाइनेंस पार्ट 2 के बारे में। फाइनेंस से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चन जो आपको बहुत ऐसे वायरल होने वाले क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आते हुए नजर आएंगे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, विस्तार से बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक ऑथेंटिक चैनल है। स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरवी सर और इस पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन कराई जाती है। वर्तमान में रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए एलडीसी या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्जाम हो, रेलवे फाइनेंस वेरी डीप रेलवे नॉलेज चैनल पर हम लेकर आए हैं। और पार्ट 2, और हमारी जो ये सीरीज चल रही है, ये महाकाल सीरीज है दोस्तों। कौन सी सीरीज है हमारी? महाकाल सीरीज। आप हैं शिव के दास और आपके ऊपर शिव का रहेगा आशीर्वाद हमेशा, क्योंकि आपको सिर्फ है शिव से आस। तो इसलिए हम इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके लिए बना रहे। और जिस प्रकार से भगवान तांडव करते हैं, उसी प्रकार से आप भी एग्ज़ाम में तांडव करके आएँ और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आपका जब भी सिलेक्शन हो जाए, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, तो हमारी टीम को बिल्कुल आप सूचना दें, और हमारी टेक्निकल टीम को बिल्कुल जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप सूचना दें कि सर हम सफल हुए और हमारा क्या योगदान रहा। चाहे हमारा थोड़ा सा योगदान रहा हो, लेकिन उस योगदान को आप एक प्रकार से एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का उपक्रम है, जो बहुत मौके देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तड़पते रहते हैं। यहाँ जीडीसी की वैकेंसी आती है, एलडीसी आती है, प्रमोशनल कोटा में ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को ये दुख रह जाता है कि जैसे ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट हैं, उनमें वो क्या कर पाते हैं, प्रमोशनल कोटा में सुटेबिलिटी तो क्लियर कर लेते हैं, पेपर तो जो 30% 70% होता है उसमें पेपर क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो सीनियर नहीं रह पाते। उसका दुख रहता है उन्हें, वरना वो भी सोचते रहते हैं कि हम भी ग्रुप बी पोस्टों पर बैठे हुए होते। इसलिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हम एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम को क्रैक करके और शानदार तरीके से जाएं। हमारी जो ऐप है ये प्ले स्टोर पर आ चुकी है दोस्तों, लेकिन इस पर हम धीरे धीरे चीज़ें, मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करने में थोड़ा समय चाहिए हमारी टीम को। तो हमारी जो रेलवे नॉलेज नाम से एप्लीकेशन है, ये भी जल्द से जल्द आपको उस पर मॉक टेस्ट वगैरह और कई प्रकार के टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, ताकि आपकी तैयारी और दिन प्रतिदिन बेहतरीन हो सके और निखर के आ सके। एक प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस किससे होती है? टेस्ट लगाने से। टॉपिक पढ़ा फिर टेस्ट लगाया, टॉपिक पढ़ा फिर टेस्ट लगाया, तो इस चीज़ से प्रैक्टिस और उच्च दर्जे की, हाई लेवल की हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इन सभी एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारी आप इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप हमें लिखकर भेज सकते हैं अपना नाम, अपना पद नाम, और आपको किस एग्ज़ाम का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें हम क्या सहयोग आपका कर सकते हैं, वो सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे AEE, AOM, AEN, ASTE, ACM, AMM, AME, APO, CCTC, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, WLI, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, CCTS है, CLI, ALP, OS, JE, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, या फिर किसी भी प्रकार की विभागीय एग्जाम हो, जैसे टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3 का ही होता है हेल्पर से पेपर वैसे तो एक प्रकार से इन सभी एग्जाम्स के लिए हम आपका भरसक प्रयास करेंगे सपोर्ट करने का, और आपको पदोन्नति दिलाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। अब पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को तो बिल्कुल कर सकते हैं, मन है आपका तो कर सकते हैं। बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर? कौन सी फाइनेंशियल ईयर से रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिक्स किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट में 2017-18 से मिक्स किया गया सर। ये विवेक देबरॉय कमेटी थी और विवेक देबरॉय कमेटी है, इसने अपनी सिफारिश 2015 में ये कमेटी बनी और 2015 में इसने सिफारिश की और इसने अपनी सिफारिशें हैं वो सबमिट की 2016 में। 2016 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और 2017-18 के बजट से एक प्रकार से रेलवे बजट को नॉर्मल बजट के अंदर मिक्स कर दिया गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो रेलवे बजट को जो मिक्स किया गया ये 17-18 के अंदर किया गया। सर ये इसे अलग कब किया गया था? इसे अलग 1924 के अंदर किया गया था। कौन सी कमेटी के कहने पर? सर एकवर्थ कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी थी। 1924 में इसे अलग किया गया था और मोदी जी के शासनकाल में 2017-18 में इसको फिर से मर्ज कर दिया। इस बार के बजट में, इस बार का जो बजट था वो लगभग 51.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था। उसमें से रेलवे को लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे को मिले हैं और रेलवे जिस चीज का अच्छा यूज करता है। रेलवे के लिए 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक सर कैपिटल फंड होता है और एक रिवेन्यू फंड होता है। इन दोनों फंड से रेलवे यूज करके और अपने काम करता है। सोर्स कोड अलग चीजें हैं, डिमांड नंबर अलग है और प्लान हेड अलग हैं। इनके हिसाब से रेलवे हर चीज का पैसा फिक्स रखता है कि इस चीज के लिए मुझे इतने पैसे का आवंटन करना है, एलोकेशन करना है। अब देखिए कैपिटल और रिवेन्यू, जो सैलरी और पेंशन बनती है वो रिवेन्यू बजट में बनती है। इसका मतलब रोजमर्रा के जो डे टू डे लाइफ में जो पैसा काम में आता है वो रिवेन्यू। एक प्रकार से तुम्हारी जेब में रिवेन्यू कितना है, इसका मतलब डेली खर्चे का पैसा हो गया। और घर में जो अपन कैपिटल बना के रखते हैं अलग से कि प्लॉट खरीदना है या फिर कोई हमें मशीनरी खरीदनी है, घर पे कोई पशु लेके आना है या फिर घर में कोई और चीज खरीदनी है जो बार बार नहीं करनी, हर महीने जैसे सब्जी लाना, ये तो डेली का खर्चा हो गया। घर में आटा लाना ये डेली का खर्चा हो गया। तो घर की चीजें जो हैं वो डेली का एक्सपेंसेस हो गया। इसका मतलब ये खर्चा किस में से किया जाएगा? रिवेन्यू में से। लेकिन जो एनडीए टीए ये सारे रिवेन्यू में से होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एनडीए और टीए किस सोर्स का भाग है, तो ये रिवेन्यू बजट में से काम किया जाता है। 64% सैलरी, टीएडीए और पेंशन के ऊपर ही खर्चा होता है। और कैपिटल बजट वो होता है जैसे नया वर्कशॉप लगाना, डबलिंग करना, कई बार आप रेलवे लाइन नए ट्रैक बिछाना, ट्रैकों का रिन्यूअल करना, ये सारी जो चीज़ें की जाती हैं, नई यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट लगाना, ये सारे कैपिटल बजट में से काम में लेते हैं दोस्तों। बोलो क्लियर? तो ये हमें एक प्रकार से याद होना चाहिए। भारत सरकार जो रेलवे, अब पहले रेलवे का बजट अलग से आया करता था लेकिन अब विलय कर दिया गया 2017-18 से। और 2017-18 से जो रेलवे बोर्ड है ये पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू होते हुए हमारा जो पैसा है वो मिलता है और फिर रेलवेज को पैसा मिलता है। रेलवे अलग अलग प्लान हेड के अंदर अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। अब बजट जो है वो 3 बजट एक बार आता है, लेकिन जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं वो कितने होते हैं? 3। जिसमें सबसे बड़ा सेशन कौन सा होगा? बजट सेशन होगा। जो बजट सत्र होगा वो सबसे बड़ा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बार बजट लेके आई। कितनी बार बजट लेके आई सर? आज तक 9 बार बजट लेके आई हैं ये। 28 जनवरी से ही सबके फोन वगैरह अंदर रख लिए जाते हैं और पूरी कमेटी बैठती है उनके फोन। क्यों? क्योंकि अगर कल को आप उन्होंने कोई बात लीक कर दी कि हम इस सेक्टर में इतना पैसा लेके आ रहे हैं, तो कुछ लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेंगे, चाहे संडे हो, लेकिन जिस दिन बजट आता है उस दिन शेयर मार्केट जरूर ओपन रहता है। वरना शेयर मार्केट का जो टाइम है वो दोपहर 3:30 बजे तक का है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। लेकिन संडे हो और अगर बजट पेश हो रहा हो तो उस दिन डेफिनेटली शेयर मार्केट ओपन होता है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अगर कहीं से बात लीक हुई कि सरकार इस टैक्स को कम करने जा रही है, जैसे इंश्योरेंस के टैक्स को 0 किया गया, तो इंश्योरेंस की कंपनियां बहुत बढ़ेंगी तो उनके शेयर खरीद लोगे आप। तो इसलिए इनके मोबाइल फोन वगैरह जमा कर लिए जाते हैं और 2-3 दिन पूरी कमेटियों की मीटिंग होती है। जो लोग वहां रहते हैं वो वहीं रहते हैं, घर भी नहीं जा सकते। उसके बाद में 1 फरवरी को बजट पेश होता है और 1 फरवरी के बाद में जो भी कमेटियां हैं, जो पूरी वित्त मंत्री घोषणा करती हैं, बजट सत्र को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। बाकी दोनों सेशन में राष्ट्रपति नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर वो संबोधित ना करें तो चल जाएगा। लेकिन एक प्रकार से वो जो इनवाइट करती हैं वो बजट सत्र को द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बार किया।
और यहाँ पर बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम ये पैसा इस डिपार्टमेंट को देने वाले हैं। इस प्रकार से दूसरा सेशन जो आता है, सबसे पहले बजट सेशन आया, उसके बाद में दूसरा मॉनसून सेशन आता है, जब बरसात का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है ये, और एक आता है विंटर सेशन जो साल के एंड में आता है। सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन ही होता है। तो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत यहाँ बैठती हैं और यहाँ लोग, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जाते हैं और आपस में तर्क वितर्क करके और फिर देश का विकास करने की कोशिश करते हैं और आपस में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने पैसा कहाँ लगाया और कितना लगाया, कितना बचा, किसी स्कीम में इतना ही क्यों दिया, इसमें इतना ज़्यादा क्यों दिया, हर प्रकार के आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। बोलो क्लियर। ये सारी बातें हमने की पार्लियामेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि अनक्लेम्ड फ्राइट्स इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू, एक प्रकार से आपसे सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है यहाँ से सवाल कि अदावा माल भाड़ा अंततः किसमें हस्तांतरित किया जाता है। एक प्रकार से किसी ने दावा नहीं किया कि ये किसका है, और जो माल भाड़ा है एक प्रकार से वो अनक्लेम्ड फ्राइट इज फाइनली कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है उस चीज को, इसका हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो किया जाता है दोस्तों, अनक्लेम्ड फ्राइट इज फाइनली ट्रांसफर टू, ये सन्ड्री अर्निंग्स के अंदर किया जाता है ट्रांसफर। तो सर एक प्रकार से रेलवे के पास रेवेन्यू के 3 सोर्स होते हैं, इनकम के 3 सोर्स होते हैं। कौन सा? कोचिंग वाला, सन्ड्री वाला और तीसरा, आप बताइए। 3 सोर्स हमने इस कल की सेशन में ही बताए थे और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था और उनका राइट आंसर भी था। बोलो क्लियर। तो 3 सोर्स से रेलवे के पास पैसा आता है। तो जो अदावा माल भाड़ा है, अनक्लेम्ड फ्राइट है, वो कहाँ जाएगा, कौन सी में? डिपॉजिट हेड में जाएगा, सस्पेंस हेड में जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा या फिर सन्ड्री में जाएगा? तो विविध आय सन्ड्री अर्निंग्स के अंदर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल रेलवे में पूछे जाते हैं और बिल्कुल हर 1-2 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर कहता है द पिंक बुक इज रेफर्स टू, सर ये पिंक बुक क्या है? तो ये एक प्रकार से किसी भी वर्क्स के काम को पूरा करने के लिए, वर्क्स के काम को अगर ऑनलाइन करना होता है तो इंडियन रेलवे की एक वेबसाइट है IRWCMS, ये इंडियन रेलवे की एक आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर कॉन्ट्रेक्चुअल काम, वेरिएशन करना किसी काम में और किसी का बिल बनाना, और एक प्रकार से ML जो इसकी मॉनिटरिंग बुक होती है, मेजरमेंट बुक जिसको बोलते हैं, MB बोलते हैं, उस MB से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑनलाइन फिल की जाती हैं। और ये IR इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें। IRCWMS के WCMS के ऊपर सारे काम होते हैं आजकल ऑनलाइन। वेरिएशन करना हो, कोई चेंजमेंट करा दिया तो कितना वेरिएशन करें, ये सारी बातें IRWCMS पर होती हैं। तो अगला ये कह रहा है कि पिंक बुक किससे संबंधित है? तो पिंक बुक किससे रिलेटेड है? GM सैंक्शन करता है, सैंक्शन उससे रिलेटेड है, रेलवे बोर्ड सैंक्शन करता है, DRM सैंक्शन करता है, या फिर वर्क सैंक्शन बाय फाइनेंस, वित्त द्वारा स्वीकृत कार्य, इनमें से किसके रूप में ज्यादा काम में आता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड द्वारा जितने भी सैंक्शन किए जाएंगे वो पिंक बुक में होंगे। देखो जो भी मिनिस्टर होंगे, ध्यान रखना, जैसे रेलवे मिनिस्टर है, ये सारे ये जो भी काम स्वीकृति देते हैं ये कौन सी बुक के अंदर देते हैं? ग्रीन बुक। जैसे पासों के भी तो अलग अलग टाइप होते थे, पहले ऑफलाइन पास होते थे तो अधिकारियों को व्हाइट पास मिलता था, फिर येलो मिलता था, फिर ग्रीन मिलता था, फिर उसके बाद में आपको पिंक कलर का मिला करता था। तो मिनिस्टर जो होंगे उनको ग्रीन प्रकार की ग्रीन बुक बोलते हैं, ग्रीन बुक के अंदर कामों की अप्रूवल दिया करते थे। सर रेलवे बोर्ड जो है ये पिंक बुक के अंदर देगा, रेलवे बोर्ड की जो बुक होती है ये कौन सी होती है? पिंक बुक के अंदर देगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो GM जो होगा और DRM जो होगा, GM और DRM इनके पास एक प्रकार से GM की लो बुक या मिनी लो बुक, एक प्रकार से लो बुक कह सकते हैं, LB। GM की जो होगी ये क्या होगी? लो बुक। GM और DRM के इनके नाम मिलते जुलते से ही हैं। MLB भी होती है DRM के पास, मिनी लो बुक, समझ गए? तो इस प्रकार से वर्क्स के जो सैंक्शन किए जाते हैं वो MLB, मिनी लो बुक या लो बुक, या फिर रेलवे बोर्ड सैंक्शन कर रहा है किसी चीज को तो पिंक बुक, और मिनिस्टर अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो इसे ग्रीन बुक में नोट किया जाता है। बोलो क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक बुक कई बार लोग GM द्वारा कर देते हैं, रेलवे बोर्ड का नहीं करते हैं, कोई DRM द्वारा कर देगा। तो DRM और GM इनके पास लो बुक होती है, MLB मिनी लो बुक DRM के पास और लो बुक GM के पास। पिंक बुक जो होगी वो रेलवे बोर्ड के पास अथॉरिटी होगी, और ग्रीन बुक जो होगी ये मिनिस्ट्री के पास पूरी अथॉरिटी होगी। किसी भी वर्क्स को उसके अंदर क्या किया जाता है सर? सैंक्शन किया जाता है।
ऐसे ही पास को याद रखें, जो फर्स्ट क्लास वाले उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं उनके पास का कलर कैसा होता है सर, व्हाइट होता है। उसके बाद में जो भी जो फर्स्ट क्लास ए के हो गई है, ओनली फर्स्ट क्लास के लिए जो होंगे उनके लिए पास का कलर कैसा होगा सर, येलो होगा। उसके बाद में लेवल 8 तक, लेवल 5 से लेवल 8 तक की बात करें अगर, तो इनके लिए कलर जो होगा ये कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा सर। उसके बाद में कैसा कलर होगा सर, पिंक कलर होगा। अगर थर्ड एसी का है तो पिंक वाले पे थर्ड एसी की मोड़ लगा देंगे एक प्रकार से। यही सेकंड क्लास के पास के लिए भी बोले तो पिंक कलर होगा। तो फर्स्ट क्लास ए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ए, सेकंड क्लास, इस प्रकार से हमने कई प्रकार के पासों की बात की। बोलो क्लियर? कंफ्यूजन अगर आपके हो कोई भी तो हमारे पास पीटीओ के वीडियो को पूरा देख के आ जाना, एकदम एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो इसी प्रकार से पिंक बुक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा सैंक्शनड जो वर्क्स होंगे वो सारे वर्क्स आजकल सैंक्शन किस पर होने लग गए, ऑनलाइन पोर्टल पर। ऑनलाइन पोर्टल क्या है, IRWCMS, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कई प्रकार की ऐसी फुल फॉर्म्स हैं जो बार बार हम नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मान लो FOIS का बार बार नाम आता है तो फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लो ये FOIS की फुल फॉर्म हो गई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IFMS एक फुल फॉर्म होती है। एक AIMS की फुल फॉर्म होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसी AIMS के अंदर IPAS एक चीज होती है। IPAS क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आपकी पे शीट बनती है, सैलरी बनती है, ये IPAS के अंदर होता है। जो CMS पोर्टल होता है वो ICMS होता है, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से लगभग चीजें क्रिस द्वारा बनाई गई हैं। क्रिस क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1985-86 में ये बना हुआ है। GM क्रिस बैठते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली ऑटोनोमस बॉडी है, रेलवे बोर्ड के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस जो है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने वाली है। HRMS को भी इसी ने डेवलप किया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपकी सर्विस बुक रहती है, आपके ट्रांसफर का डेटा रहता है, प्रमोशन का डेटा रहता है, सीनियरिटी लिस्ट रहती है, आपकी लीव का रिकॉर्ड रहता है, लीव एनकैशमेंट रहता है, कई प्रकार की ये सारी चीज, पास PTO का रिकॉर्ड रहता है। तो ये सारा आपका HRMS के अंदर रहता है। उसके अलावा क्रिस ने लगभग बहुत सारी ऑफिस भी क्रिस लेके आया है। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है। इसमें KIOS बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इसमें जरूरत। KMS इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली चीजें सेव होती रहती हैं। ये सारी क्रिस के द्वारा बनाएगी। और कोई इंपॉर्टेंट है क्या सर, एक PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने अंकों का होता है। UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म तो सर कितनी फुल फॉर्म आप पूछेंगे बताइए। एक हॉस्पिटल से रिलेटेड HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक उम्मीद कार्ड होता है तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ये भी होता है। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो रेलटेल कंपनी ने बनाया है, रेलटेल कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना। एक स्पैरो होता है, एक अपार होता है, कई प्रकार की फुल फॉर्म होती है, MACP की फुल फॉर्म होती है। ये सारी फुल फॉर्म आप देख के जाना, एग्जाम में इनमें से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेड सरप्लस स्टोर आर दोज विच, मतलब डेड सरप्लस, डेड का मतलब किसी काम का नहीं है, और सरप्लस यानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा। सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पड़ा होना। जैसे कई बार अपन नहीं कहते कि सबको हमने कोई मिठाई बांटनी थी, गुलाब जामुन बांटने थे, तो हमने सबको गुलाब जामुन बांट लिए। अब किसी ने कहा अरे गुलाब जामुन तो बच गए, तो हम कहेंगे ये तो सरप्लस है। सरप्लस यानी एक्स्ट्रा है। तो डेड सरप्लस का मतलब कोई चीज किसी काम की भी नहीं है और एक्स्ट्रा भी पड़ी है। तो सर वो कौन सी होगी, NR ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट यानी बहुत पुरानी, पुराने जमाने की। अप्रचलित अभी चल नहीं रही। डैमेज्ड है, खराब है। अतिरिक्त भंडार, ओवर स्टॉक्ड है। हैव नो फोरसीएबल डिमांड, जिनकी भविष्य में कोई मांग नहीं है। आप और तो मुझे पता नहीं, लेकिन C और D में जरूर कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लग सकता है कि ओवर स्टॉक्ड है वो आंसर हो जाए, या जिसका कोई यूज नहीं होगा। तो सर वह चीज डेड सरप्लस चीज कहलाएगी, ध्यान रखना। वह चीज डेड सरप्लस चीज कहलाएगी जो ना तो 2 साल से यूज हुई है, ना तो कितने साल से, 2 साल से यूज हुई है, और आगे आने वाले 2 साल तक यूज होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो इसका मतलब वो चीज डेड सरप्लस में आएगी। 2 ईयर्स से यूज नहीं हुई है और फ्यूचर में 2 ईयर्स तक यूज होने की कोई होप नहीं है,
इसका मतलब वह डेड सरप्लस कहलाएगी। हैव नो फोरसीएबल डिमांड, जिनकी भविष्य में कोई मांग नहीं है। कैसे पता लगेगा सर? पहले तो लेजर होते थे, मैनुअल लेजर होते थे। मैनुअल लेजर का मतलब क्या हुआ? तो मैनुअल लेजर का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को लोग लिख कर रखते थे रजिस्टर के अंदर कि हाँ सर ये इतनी बच गई, घटा देते थे, इतनी काम में आ गई, इतनी काम में आ गई। वर्तमान में काफी समय से 2018-19 से एक सिस्टम आ गया जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है सर? यूडीएम। ये IMMIS पोर्टल पर खुलता है सर यूडीएम। इंडिया मतलब इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कहां पर क्या चीज कहां पड़ी है, कौन से डिपो में कितनी बाकी है। बोलो क्लियर? और कल की क्लास में हमने देखा था कि इस पर दो प्रकार के आइटम होते हैं। एक तो ऐसा आइटम होता है जो स्टॉक आइटम हो, जो रेगुलर आपके यूज में आ रहा हो, जिसका पीएल नंबर एग्जिस्ट करता है। और एक ऐसा आइटम होता है जो नॉन स्टॉक आइटम होता है, जिसकी आपको कभी कभार जरूरत पड़ती है, इसका आप स्पेशल इंडेंट बनाते हैं और फिर उसके बाद में मंगाते हैं इस चीज को। ये कल की क्लास में हमने दो चीजें जानी थी। तो यूडीएम जो है ये यूजर डिपोट मॉड्यूल है। इसके अंदर जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज लास्ट टाइम आपने कब इशू की थी। किसी को इशू करनी होती है स्टाफ को, तो इशू करके गठानी पड़ती है। और कोई चीज अगर आपके पास आई है यूडीएम के अंदर, तो आपको अकाउंटल करना पड़ता है। यूडीएम के अंदर ही सारी चीजें, काफी समय से कोई चीज पड़ी पड़ी खराब हो रही है, तो यूडीएम के अंदर ही आपको एडवाइस नोट बनाना पड़ता है सर। यूडीएम के अंदर ही आपको क्या बनाना पड़ता है? एडवाइस नोट बनाना पड़ता है। और ये जो एडवाइस नोट होता है ये DS8B कहलाता है। DS8 स्क्रैप के को एक कोड दिया गया है, फॉर्म नंबर दिया गया है, जिसे DS8 बोलते हैं। एक प्रकार से यह स्क्रैप सामान होता है। स्क्रैप सामान यानी जो कोई काम नहीं आएगा, इसका मतलब उस चीज की कोडल लाइफ खत्म हो चुकी है सर। उस चीज की क्या खत्म हो चुकी है? कोडल लाइफ कंप्लीटली एकदम खत्म हो चुकी है, वह स्क्रैप है। एडवाइस नोट बनता है। अकाउंटल करना मतलब खुद के पास रखना। किसी भी चीज को अगर मान लो इसमें एंट्री आपसे गलत हो गई है, तो यूडीएम के अंदर एक राइट बैक का ऑप्शन भी होता है सर। क्या होता है? राइट बैक का ऑप्शन होता है। आप वापस ले सकते हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम होता है। 2 महीने या 1 महीने तक आप उस चीज को वापस, जो गलत एंट्री हुई है उसमें रिमार्क डाल के कि ये रॉन्ग एंट्री हो गई, वापस ले लिया आपने। लेकिन अगर उसके बाद समय बीत गया, तो फिर आपको क्रिस से संपर्क करके और जो मेन हेड स्टोर है वहां से आपको ये चीजें वापस इनिशिएट सही करवानी पड़ती हैं। हो जाती हैं गलतियां, ह्यूमन एरर। कोई चीज आपने डाल दी, बाद में पता लगा कि यार इसकी तो वैल्यूएशन गलत है, 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, अब तो राइट बैक भी नहीं कर सकते। तो फिर आप आगे संपर्क करते हैं क्रिस से और वो चीजें सही की जाती हैं। किस डिपो में कितना सामान पड़ा है, किसको इशू करना है, स्टाफ को इशू करना है, दूसरे डिपो को इशू करना है, दूसरे जोन में भेजना है, हर प्रकार की प्रक्रिया यहाँ से की जा सकती है। यहाँ पर स्टोर डिपो का ऑप्शन भी होता है, और स्टोर डिपो के अलावा डिवीजन स्टोर का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा दूसरे डिपो का भी ऑप्शन होता है, दूसरे ऑफिस का भी ऑप्शन होता है, सारा ऑप्शन रहता है। जो आपके कंसाइनी कोड है वो हर ऑफिस को दिया हुआ रहता है। कंसाइनी कोड बोलते हैं उसे, कंसाइनी कोड। जैसे मान लो कहीं का भी कंसाइनी, ये लगभग होता है 6 अंकों का सर। ये कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। लगभग इसके पहले 0 लगा हुआ रहता है, और कहीं भी XX कितना भी लिखा हुआ रहेगा तो ये लगभग 6 अंकों का रहता है। तो 6 अंकों का कंसाइनी कोड, पीएल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप। अपने ऑफिस के कंसाइनी कोड से भी किसी चीज को आपके पास पड़ी है तो सर्च कर सकते हैं, ये कंसाइनी कोड से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपने खुद का कोटा पूरा कर लिया, आपने AAC भर के दे रखी थी कि सर हमें तो इतना सामान चाहिए, मतलब एवरेज एनुअल कंजम्पशन, ये हर साल आप भर के देते हैं, और हर 3 महीने के हिसाब से रेलवे आपको सामान देता है। आपने 3 महीने के सामान को पहले ही यूज कर लिया, तो आप गजेटेड ऑफिसर के साइन करा के और स्पेशल इंप्रेस डाल सकते हैं S1313। इंप्रेस्ड क्या बोलते हैं? आपका सामान जो है वो वापस मंगवाना कहीं भी डिविजनल स्टोर से या फिर जोनल स्टोर से, वही इंप्रेस्ड लेना कहलाता है कि सर ये हमारा सामान है, बस हम किस्तों में आप देते हो और आप प्रोवाइड करवाते हो, ये प्रक्रिया। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि डेड सरप्लस स्टोर क्या कहलाता है? तो डेड सरप्लस स्टोर कहलाता है हैव नो फोर्सेबल, 2 साल से आपने उस चीज को काम में नहीं लिया और ना आप 2 साल तक उस चीज को काम में लेने वाले हैं। बोलो सर मजा आया या नहीं आया? आनंद आया या नहीं आया? बहुत गजब तरीके से हम चीजों को जानेंगे। क्वेश्चन तो डेड सरप्लस का था और हमने स्टोर का पोस्टमार्टम कर दिया। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे टेक्निकल पोर्शन भी लाएंगे। ये स्टोर डिपार्टमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बी सर्विसेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोर से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डिपो में काम करने वाले ओपन लाइन स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टाफ के लिए जिसके स्टोर का टॉपिक अगर जुड़ा हुआ है वहां भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इन चीजों को देख सकते हैं।
हाँ जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अनेक्शर शोज स्टेटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट मिसक्लासिफिकेशन, महत्वपूर्ण गलत वर्गीकरण का विवरण कौन सा परिशिष्ट दर्शाता है। मतलब गलत विवरण इनमें से एक अनेक्शर बना हुआ है, जैसे अलग अलग अनेक्शर है, पास पीटीयू के लिए भी 3 अनेक्शर जारी करते हैं, ए बी और सी। ऐसे ही इनमें से अगर कोई गलती हो गई, ये मिस क्लासिफिकेशन हो गया, गलती हो गया, तो कौन से फॉर्म में भर के रखना पड़ेगा। तो सर अनेक्शर जे जो है, अनुलग्न जे जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सर अनेक्शर का नाम और कहां सुना था हमने सुना था जब किसी कर्मचारी को SF5 कोई गजेटेड ऑफिसर देता है। SF5 वह पेनल्टी होती है जो मेजर पेनल्टी हो। तो मेजर पेनल्टी होती है तो सबसे पहले तो SF5 के अंदर अधिकारी उसको 4 फॉर्म 4 अनेक्शर भर के देगा, 4 अनेक्शर भर के देगा, तो 4 अनुलग्न भर के देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि SF5 जब जारी की जाती है तो उसके साथ साथ में कितने अनुलग्न दिए जाते हैं, कितने अनेक्शर दिए जाते हैं, तो कितने दिए जाते हैं 4। सर उन चारों के अंदर क्या क्या होता है, उसमें विटनेस का नाम, आपने क्या आप अक्यूज्ड हो तो आपके ऊपर क्या एक्यूजिशन लगे हैं, क्या आरोप लगे हैं आपके ऊपर, वो सारे आरोपों का विवरण, गवर्नमेंट विटनेस क्या है, और इन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। इस प्रकार से कुल मिला के 4 पत्र आपको देने पड़ते हैं, और वो आरोपित कर्मचारी है उसको 10 डेज का 10 दिन का समय दिया जाता है। किस चीज के लिए सर, प्रतिवेदन के लिए, कि वह कुछ कहना चाहे तो 10 दिन के अंदर कहे, यह प्रतिवेदन के लिए समय दिया जाता है। और SF5 अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उस आदमी की इंक्वायरी तो जरूर करवाओ सर, आप जो पर्सन है उसकी इंक्वायरी जरूर कराओ, और इंक्वायरी ऑफिसर के लिए अलग से स्टैंडर्ड फॉर्म 7 नंबर निकाला जाता है। ये इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करेगा और फिर इस इंक्वायरी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी, और लास्ट में अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ NIP जारी कर दी जाती है, नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, और NIP जारी कर दी जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर किसी भी अधिकारी को 150 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेना है। अगर मेजर पेनल्टी देना है तो 150 दिन से, और अगर माइनर पेनल्टी SF11 दे रहे हो तो फिर 31 डेज के अंदर निपटारा करना पड़ेगा। सजा देनी है दो, माफ करना है माफ करो, जैसा भी करना है आप 150 दिन में पूरा करके कह दो कि अगर आप कहीं अपील करना चाहते हो तो कर सकते हो आज के बाद में। तो एक प्रकार से 150 डेज के अंदर आपको इसको निपटाना रहता है। NIP की तरह ही टेंडर में एक नाम आता है NIT, वो भी याद करें, नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। IREPS एक पोर्टल होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिस पर आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारों की लिस्ट भी होती है यहाँ, जो लिस्टेड ठेकेदार हैं उनकी भी, ब्लैक लिस्टेड को अलग से डाला जाता है उन ठेकेदारों की, और कोई भी आप बिड लगवाना चाहते हैं तो गजट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में भी डालेंगे, और उसके अलावा IREPS पर पोर्टल पर भी ओपन टेंडर, लगभग ओपन टेंडर डाले जाएंगे, सिंगल टेंडर इज एक्सेप्शन, और ओपन टेंडर डाले जाएंगे। इसलिए NIT जारी की जाती है। NIT का मिनिमम टाइम कितने दिन रहता है, 21 दिन, 21 डेज आप दो। ये उसी प्रकार की बात है जैसे आपने ग्रुप बी या ग्रुप सी का कोई फॉर्म भरा होगा तो उसकी कोई समय सीमा दी होगी कि इतने दिन में आपको फॉर्म भरना है, तो सर वही 21 डेज का NIT का टाइम दिया जाता है इनवाइटिंग टेंडर, कि हमने ये टेंडर निकाला है, अगर आप इसकी शर्तों को पूरा करते हो तो आओ रेलवे का ये काम करके दो। इसके लिए EMD PG सारी जितनी भी बात है वो हमने टेंडर नामक टॉपिक में की थी, वहां और विस्तार से। क्या ये सर 21 दिन का कम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल लेके। जैसे मान लो आपकी कोई ICF गाड़ी थी, अब सर ICF गाड़ी क्या होती है, तो मेरे सारे वीडियो देखो, कहीं ना कहीं मैंने जरूर चर्चा की है। ये पीले कलर की जितनी भी गाड़ियां ट्रेनें चल रही हैं, ये रैक चल रही है, ICF रैक है, इसके अंदर जितनी भी सप्लाई होती है वो नीचे रेगुलेटर अल्टरनेटर से होती है, वहां से बिजली बनती है, बैटरियां होती हैं और सप्लाई मिलती है, AC चलती है, पंखे चलते हैं, सारे उनसे चलते हैं। लेकिन जो LHB कोच है उसके अंदर पावर कार होती है, या फिर अगर HOG लोको, अगर इलेक्ट्रिक लोको मिल गया तो ऊपर से पेंटो के थ्रू आपके पास लाइट आती है, वहां से मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे ICF कोच वर्तमान में भारत सरकार तुरंत ही ICF कोचों को रिप्लेस कर रही है, किससे? LHB कोचों से। क्यों कर रही है? क्योंकि LHB कोच नए वाले हैं जिनमें रेड कलर की पट्टी होती है, रेड कलर की पट्टी वाले नए कोच जो आ गए वो पूरे के पूरे रैक में बदल रही है। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट का, रेलवे का बहुत रेवेन्यू बच रहा है। क्यों बच रहा है सर? क्योंकि इससे आपके रेगुलेटर अल्टरनेटर, जो लाखों का, कई लाखों का, करोड़ों का सामान आता था, वो सामान आपको कम करना पड़ रहा है। दूसरा, एक्सीडेंट जब होता था तो ICF कोच ज्यादा क्षति पहुंचाते थे, डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ जाता था,
आईसीएफ कोचों में। लेकिन जो एलएचबी कोच है, जिसकी आईसीएफ की फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और चेन्नई में है ये। एलएचबी जो कोच है, एलएचबी कोच लिंक होपमान बुश कोच, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है और हमने अपनाया। इसमें ऐसा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि जब टकराव हो जाएगा तो डिब्बे के ऊपर डिब्बा नहीं चढ़ेगा, वो ब्रेक लग जाएंगे एक प्रकार से ऑटोमेटिकली। इनकी स्पीड भी फास्ट होती है, 160 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर। तो आईसीएफ से एलएचबी में अगर आप शिफ्ट हो रहे हो और आपकी 5 ट्रेनें अचानक से शिफ्ट कर दी, अब आपको स्टाफ चाहिए। अब इतनी जल्दी तो आप रिक्रूटमेंट करा नहीं सकते कि भर्ती करा ली ग्रुप डी ग्रुप सी की, तुरंत आपने उनकी दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 भी करा लिया, फिजिकल करा लिया, मेडिकल करा लिया और फिर बंदों को नियुक्ति दे दी, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, फिर ज्वाइनिंग करा दी। सर ये तो बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब आनन फानन में अब आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वेंडर चाहिए, टेंडर के हिसाब से आप बुलाएंगे। अब टेंडर में 21 दिन लगा देंगे, रैक आपके चल रहे हैं 10 दिन बाद में, तो फिर क्या करेंगे, फिर हायर अथॉरिटी से आप परमिशन मांगेंगे। आप कहेंगे कि साहब ये 21 डेज का टाइम तो कम करना पड़ेगा। अगर हायर अथॉरिटी ने रिकमेंड कर दिया कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, मोदी जी आने वाले हैं 5 दिन बाद में, उद्घाटन करना है, तो फिर टेंडर करना ही पड़ेगा। तो आनन फानन में सारे काम होते हैं रेलवे में। बोलो क्लियर। तो हर चीज का समाधान है। तो अगर आपने कोई मिस क्लासिफिकेशन कर दिया है तो उसकी चर्चा कौन से अनेक्षर में की जाएगी, अनेक्षर जे के अंदर की जाएगी। ये बाकी अनेक्षर किस चीज से संबंधित है, इसके बारे में भी आप हमेशा ध्यान रखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये बाकी के जो अनेक्षर हैं ये किस चीज से रिलेटेड है। बोलो क्लियर है दोस्तों, कर लोगे याद? तो वेरी गुड, इन चीजों को आप कंप्लीटली एकदम लर्न रखें। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। अनेक्षर एच होता है, ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट से रिलेटेड होता है। जो अनेक्षर एच है ये किससे रिलेटेड होता है, ये भी पूछा जाता है। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है, आगे आपसे ऐसा भी पूछ ले एग्जाम के अंदर कि जो अकाउंट्स के अंदर अनेक्षर एच, जो अनुलग्न एच है, ये किस चीज से रिलेटेड है। और जो आई है वो इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये लिख सकते हैं, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आई इससे रिलेटेड है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाँ जी सर, रेलवे रिसिप्ट जो आरआर है इज रिलेटेड टू, रेलवे रिसिप्ट इनमें से किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्या माल यातायात से रिलेटेड है, क्या यात्री यातायात से रिलेटेड है, क्या पार्सल यातायात से रिलेटेड है, या फिर आपका किस चीज से ये रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आरआर किससे रिलेटेड है, बताइए आप इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका, कि जो रेलवे के अंदर आरआर है ये किससे रिलेटेड है। तो सर ये आपका रिलेटेड है, जो रेलवे रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट जो मिलती है आपको किस चीज से, रेलवे रसीद, रसीद किस चीज की मिलती है, माल यातायात गुड्स ट्रैफिक की आपको रिसिप्ट मिलती है। इसी लैंग्वेज में आरआर रेलवे रिसिप्ट बहुत काम की होती है। तो यहां आपसे अगर कोई पूछे कि रेलवे रसीद किससे रिलेटेड है, यात्री यातायात से है, नहीं, पार्सल ट्रैफिक से है, नहीं, वो है गुड्स ट्रैफिक माल यातायात में, बार बार ये वर्ड काम में आता है, रेलवे रिसिप्ट आरआर। अगला, कैश इंप्रेस्ड इज फॉर, कैश इंप्रेस्ड किस चीज से रिलेटेड है। वैसे तो ये हर ऑफिस के काम की चीजें हैं, ऑफिस के काम का मतलब रेलवे में ऑफिसों में इस प्रकार की सुविधा दी जाती है कि पर मंथ आपको कुछ पैसा ऑफिस के मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब ऑफिशियल काम नहीं, जो आपका वर्क होता है उससे रिलेटेड कई चीजें जरूरत पड़ जाए। जैसे किसी ऑफिस का ये 5000 वर्तमान में सैंक्शन है, किसी का 10,000 वर्तमान में सैंक्शन है, किसी ऑफिस का 20,000 सैंक्शन है, किसी ऑफिस का 30,000। आपकी रिक्रूटमेंट के हिसाब से आप कितने बिल लगाते हैं, किस हिसाब से ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्लियर करता है। कैश इंप्रेस्ड मतलब एक प्रकार से कैश इंप्रेस्ड जनरल इंप्रेस्ड होता है। जैसे मान लो किसी ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस में एसएनटी डिपार्टमेंट है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, और उनको किसी सामान की जरूरत पड़ गई, और सर पैसा कौन दे, सब पीछे किसकेंगे, सब पीछे किसकेंगे। तो जो हेड होता है, जो उस ऑफिस का इंचार्ज होता है, वो पैसा दे सकता है या कोई कर्मचारी भी दे सकता है, और फिर उसको पैसा उस चीज का जब बिल लगाएंगे तो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा बिल लगाने पर भुगतान हो जाता है। बिल जाता है पहले आपकी ही ब्रांच के गेजेटेड ऑफिसर के पास, और उसके बाद में आपको उस चीज को ऑनलाइन करना पड़ता है। कहां पर, AIMS के अंदर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। जब आप इसको ओपन करते हैं और उसके अंदर आप अपनी आईडी पासवर्ड डालते हैं, अगर
इसे आईपास आईडी बोलते हैं। तो आईडी पासवर्ड अगर आप डालते हैं उसके अंदर, तो फिर आपके पास बिल एंट्री का ऑप्शन आता है। जब आप बिल एंट्री करते हैं तो बिल एंट्री के अंदर आप डालते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं, कितना सैंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जब फैच करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वहां पर एक बार आपके बिल नंबर जनरेट हो जाते हैं। फिर पहले बिल नंबर जनरेट होंगे, फिर आपको वहीं ऊपर जाके और बिल डिटेल एंट्री के अंदर जाना पड़ता है सर, बिल डिटेल एंट्री। और बिल डिटेल एंट्री के अंदर आप जब जाएंगे तो फिर वो डिटेल में आपसे मांगेगा, और जितने भी बिल हैं उनको स्कैन करके, उनकी जो समरी होती है, समरी की फोटो को स्कैन करके और उसके अंदर डालना पड़ता है ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको देख सके। और फिर उस समरी के अंदर बिल डिटेल एंट्री डाल के और आपका जो अमाउंट है वो डाल के, डेट डाल के, नंबर ऑफ वाउचर्स डाल के, ये सारी चीजें पूरा डेटा डाल के, किसके रेफरेंस से आप भेज रहे हो, ये सारी चीजें, ब्रांच ऑफिसर का नाम लिख सकते हो, और फिर आपको उसको प्रोसीड करना पड़ता है सर। प्रोसीड करने के बाद वो आपके ही डिपार्टमेंट के गजेटेड ऑफिसर के पास जाता है। आपके डिपार्टमेंट के गजेटेड ऑफिसर उसे कहां भेजते हैं? अकाउंट्स के एसओ के पास, जो सीनियर ऑफिसर होता है उसके पास, अकाउंट्स के एसओ के पास भेजते हैं। और जो सीनियर ऑफिसर होगा अकाउंट्स के अंदर, लेवल 7-8 की पोस्ट होती है ये, तो सीनियर एसओ या एसओ के पास भेजते हैं, और फिर वो उस बिल को क्लियर करके और आपका पेमेंट लगा देते हैं। तो सर हर ऑफिस का अपना एक एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड के अंदर वो इंप्रेस्ड का पैसा आता है। तो ये कह रहा है अग्रिम नगद किसके लिए होता है? स्टोर डिपार्टमेंट, बोथ ऑफ द अबव, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार से इसको क्लियर करने वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा है ये। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लेखा विभाग, ये है तो हर डिपार्टमेंट का, कैश इंप्रेस हर ऑफिस का हो सकता है। और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी करवा सकते हैं। अगर आपके बिल ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज करने के लिए, और अप्रूवल जो देगा वो एडीआरएम लेवल तक अप्रूवल जाके आता है। ब्रांच ऑफिसर इसको मतलब एक प्रकार से इनिशिएट करवाते हैं अपनी ब्रांच से, ब्रांच ऑफिसर उसको बढ़ा के और फिर एडीआरएम महोदय तक भेजते हैं, और एडीआरएम सर फिर उसका अप्रूवल देके और फिर उसको फिक्स किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया 1 लाख कर दो, तो ऐसा नहीं, बिल वगैरह जस्टिफिकेशन लगाना पड़ता है। जस्टिफिकेशन अगर सर्टिफिकेशन वाला है तो एडीआरएम सर अप्रूवल देके लास्ट में कहते हैं ठीक है इतना था कर दो यहाँ का। तो इस प्रकार से कैश इंप्रेस्ड होता है। कैश इंप्रेस्ड ऑफिस के अंदर काम में आता है। ऑफिस के अंदर मतलब रोजमर्रा की चीजें भी आप खरीद सकते हैं, कोई टेक्निकल चीज भी खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो स्टॉक और नॉन स्टॉक रेलवे के पास नहीं हो। जैसे मान लो ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया, या ऑफिस के प्रिंटर के अंदर आपको इंक डलवानी है। अब सर इंक डलवानी है तो कहां से डलवाएंगे बताइए? तो आप तो बाहर से डलवा के बिल लगा देंगे ना, पैसे उठा लेंगे अपने, क्या दिक्कत है? तो ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट में सुविधा दी गई है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको क्लियर करने का काम करता है, जिसे कैश इंप्रेस्ड, जनरल इंप्रेस्ड बोलते हैं। ठीक है सर। शुरुआत में पीओ नंबर जारी करके चालू कराना पड़ता है। इसमें इंक्रीज कराते हैं तो भी कई चेंजमेंट, मास्टर डेटा चेंज करना और कई चेंजमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, आइए आगे। वीईडी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, वीईडी विश्लेषण किस पर आधारित है? क्या ये कॉस्ट पर आधारित है, क्या ये उपयोग पर आधारित है, क्या ये लीड टाइम पर आधारित है, या क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम्स पर आधारित है? वीईडी, वी यानी वाइटल, वी यानी क्या है? वाइटल, ध्यान रखना। तो वाइटल जो एनालिसिस है ये किस चीज पर आधारित है? सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? बहुत शानदार तरीके से फटाफट आंसर दीजिए। तो वी का मतलब होता है वाइटल, ई का मतलब होता है एसेंशियल, एसेंशियल, और डी का मतलब होता है डिजायरेबल, डिजायरेबल सर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, ये जो एनालिसिस है ये किस चीज पर आधारित है? कौन सी चीज कितनी महंगी होगी? तो ये वस्तु की निर्णायकता, क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी क्रिटिकल है, कितनी जरूरत है। कैटेगरी के हिसाब से, इसीलिए हमने स्टोर की चीजों को भी 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। जो 10,000 रुपए तक के आइटम होते हैं वो सी कैटेगरी के, लगभग स्टोर के अंदर 80% ऐसा ही आइटम होता है जो 10,000 के अंदर अंदर खरीद पर आ जाए। लेकिन जो बी कैटेगरी है ये 10,000 से लेकर 50,000 तक का आइटम आता है इसके अंदर, 10,000 से लेकर कहां तक? 50,000 तक का आइटम इसके अंदर आएगा। और ये लगभग पूरे स्टोर का कितना परसेंट होता है? 15% होता है। और ये जो ए आइटम है ये बहुत महंगा आइटम होता है, ये 50,000 के ऊपर का आइटम होता है, और ये पूरे स्टोर का 5% होता है। तो इस प्रकार से 100% चीजें अगर किसी स्टोर में होंगी तो 80%, 15% और 2% ये बहुत महंगी चीजें होती है। इसलिए इनका जो स्टोर वेरिफिकेशन है ये 6 मंथ में होना अनिवार्य है।
और ये जो चीजें हैं ये एवरेज है, इसलिए इनका 12 मंथ में स्टोर वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है और इनका 2 साल में। अक्सर रेलवे में स्टाफ कमी होने से इन सब का ही वेरिफिकेशन लगभग कितने साल में होता है, 2 साल में। स्टोर वेरिफिकेशन कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? स्टोर डिपार्टमेंट नहीं सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही स्टोर वेरिफिकेशन कराता है। अगर कोई चीज ग्राउंड लेवल पे अलग मिलती है, यूडीएम में अलग मिलती है, ऑनलाइन लेजर में या मैनुअल लेजर में अलग मिलती है, इसका मतलब सर जो स्टोर वेरीफायर है वो आपकी बना के जाएगा क्या सर, स्टॉक शीट, और स्टॉक शीट बनाकर आपसे जवाब मांगेगा। या तो आपकी सैलरी से उस चीज को रिकवरी की जाएगी, आपकी सैलरी से रिकवर किया जाएगा, या फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा किसी चीज का। आप कह सकते हैं कि ये सर चीज यहां पर रखी थी, उस समय ग्राउंड लेवल पर मिली नहीं, अब हमने वहां मिलाकर इस चीज को सही कर दिया है। तो बाद में स्टोर वेरीफायर के इतना करने के बाद में दोबारा टीम आ सकती है और चेक भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वीईडी एनालिसिस है ये किस पर बेस्ड है, ये वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल चीजों की के लिए है, और ये क्रिटिकलिटी किसी आइटम की कितनी है, कितना क्रिटिकल चीज है, कितनी उपयोगी है, कितना जरूरी है, उस हिसाब से ये वीईडी एनालिसिस होता है। अगला, विच फंड इज मींट फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ रेलवे एसेट्स। रेलवे संपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए कौन सा कोष निर्धारित है? एक प्रकार से कोई चीज नवीन करनी है, नई करनी है आपको, या फिर किसी चीज को बदलना है। जैसे मान लो रेलवे लाइन है आधे किलोमीटर, 500 मीटर के अंदर कोई रेलवे लाइन है, आपको लगा कि ये रेलवे लाइन तो बहुत ही खराब हो चुकी है, यहाँ तो समस्या हो सकती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है आने वाले समय में, तो अगर उस चीज को हटाना है आपको या कोई भी, तो उसके लिए कौन सा फंड होता है, आपसे ये पूछ रहा है विच फंड। तो आपसे क्या कैपिटल फंड होगा, क्या डेवलपमेंट फंड होगा, क्या रेलवे सेफ्टी फंड होगा, या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा? तो ये उस प्रकार का रिजर्व फंड होता है रेलवे के अंदर जब कोई चीज खराब हो जाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब धीरे धीरे चीज की वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं जब धीरे धीरे मूल्य ह्रास होना, मूल्य का कम होना। जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदी आपने 20 लाख की, 20 लाख की आपने कोई गाड़ी खरीदी, अगले शोरूम से निकलते ही उसका वैल्यू डाउन हो जाएगी। मान लो अगले साल फिर और डाउन, फिर अगले साल और डाउन, फिर अगले साल और डाउन, 5 साल बाद में आपकी कार की वैल्यू और डाउन हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो रेलवे में भी चीजों की जो कोडल लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए रेलवे ने एक अलग से फंड बना रखा है डेप्रिसिएशन के फंड, ताकि हमें कैपिटल फंड, रिवेन्यू फंड को नहीं छेड़ना पड़े, एक फंड का पैसा दूसरी जगह नहीं लगाना पड़े या कहीं और से पैसा ना लाना पड़े। इसलिए एक फंड बना रखा है कि जो चीजें धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है, जैसे मान लो कोई क्वार्टर है, अब उस क्वार्टर की वैल्यू धीरे धीरे, कंडम भी होते हैं क्वार्टर, डिसमेंटल करने पड़ते हैं, तो हर प्रकार से तो बताइए उनमें दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो कोई चीज जर्जर होती जाए, उसका पैसा जो यूज किया जाता है वो कौन से फंड से किया जाता है? मूल्य ह्रास आरक्षित निधि या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से उस चीज को यूज किया जाता है। बताइए दोस्तों, मजा आ रहा है? क्वेश्चन हम चाहे कितने ही करें दोस्तों, लेकिन लाजवाब करेंगे क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं, आपकी टीम हमारे, हम आपके साथ है, हमारा एक फैमिली की तरह है हम, तो हम इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही इंग्लिश की क्लासें भी लाने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल क्लासें भी, साइंस वगैरह की और भी क्लासें लाएंगे। देखिए सर, लगेज अर्निंग आर क्लासिफाइड अंडर, सामान से होने वाली आय किस श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है? आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि लगेज का जो पैसा आएगा वो, मैंने कहा था कि रेलवे डिपार्टमेंट के पास 3 प्रकार के सोर्स हैं, एक तो कोचिंग रिवेन्यू, एक सन्ड्री अर्निंग्स, और तीसरा कौन सा है आप खुद बताइए मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा था। तो कुल मिला के कोचिंग रिवेन्यू, गुड्स रिवेन्यू, सन्ड्री अर्निंग्स या डिपॉजिट, इनमें से लगेज से जो अर्निंग होती है वो कहाँ रखी जाएगी? तो सर कोचिंग रिवेन्यू के अंदर रखी जाएगी, कोचिंग राजस्व के अंदर लगेज की आय को रखा जाएगा। बोलो दोस्तों, याद रख लोगे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखें। तो कितने प्रकार की आय होती है दोस्तों? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोचिंग रिवेन्यू, कोचिंग राजस्व। ठीक है, याद रखें। तो ये हमने बात करी ही ली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत पढ़ने वाले दोस्तों, रुकेंगे नहीं, आप तक बहुत सारे क्वेश्चन पहुंचाएंगे। क्वेश्चन हम चाहे 10-20 ही करें, लेकिन उसके अंदर नॉलेज आपको 200-300 क्वेश्चन का कर देंगे। अब देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी? जो ये पीजी होती है परफॉर्मेंस गारंटी, इसका क्या क्या औचित्य है, क्यों ली जाती है? तो सर पीजी होती क्या है? तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो हमारे से,
कि जैसे आपको कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट करना है, टेंडर करना है, तो टेंडर करने के लिए आप सबसे पहले सर क्या जारी करेंगे, एनआईटी। ये एनआईटी मिनिमम कितने दिन की होगी, 21 दिन की। इमरजेंसी में टाइम आप कम कर सकते हो हायर अथॉरिटी की अप्रूवल लेके। थोड़ी देर पहले कहा था कि नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर ये आपने जारी कर दिया। आपने 21 दिन का टाइम दे दिया कि सर ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 21 डेज का टाइम दे दिया कि आओ फर्म और हमारा ये काम कर लो, शर्तें ये रहेंगी। तो सर एक ही तो फर्म है नहीं, लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे होंगे, बहुत सारी फर्म होंगी, तो वो सारे लोग आएंगे। और वो सारे लोग आएंगे तो उनसे एक बात बताओ, आ रहे हैं तो ऐसे तो लाखों लोग आ जाएंगे, इसलिए रेलवे एक उनसे शुल्क लेता है जिसे क्या बोला जाता है, ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितने परसेंट होता है सर, ये 2% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होता है, 2% ईएमडी। सर बात पीजी की चल रही है, कर रही है एएमडी की रहे हो, रुक जाओ एक बार, तसल्ली रखो महाराज। अब देखिए, तो कुल मिला के यहाँ पे ये ईएमडी, जैसे मान लो आप कई बार स्कूलों में खेल खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे, तो ज्वाइनिंग फीस होती थी या नहीं होती थी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी टीम को मौका नहीं मिला तो क्या होता था, वो पैसा वापस मिल जाता था आपको, आपकी टीम अगर नहीं खेल पाई तो यहाँ भी वो वाली सी बात है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर आपसे, जैसे आपसे फीस ली गई, सारे कॉन्ट्रैक्टर, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। टेंडर निकले नहीं निकले ये बात की बात है, अगर आपकी किस्मत हुई तो टेंडर आपको अवार्ड हो सकता है, ये बात की बात है दोस्तों। लेकिन यहां बात हो रही है ईएमडी की, अर्नेस्ट जो मनी डिपॉजिट है उसकी बात हो रही है। ईएमडी 2% जमा होती है, फिर उसके बाद में सारे बोली निकाली जाती है। रेलवे का ये रूल है कि आप लोवेस्ट वैल्यू पर, लोवेस्ट वैल्यू के ऊपर कोई टेंडर अवार्ड करेंगे, सबसे कम पैसे पर अवार्ड करेंगे। तो जिसको फर्म को ऐसा लगता है कि ये सुटेबल है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, इस फर्म को वर्क नॉलेज भी है, तो टेंडर कमेटी जो टीसी होती है, टेंडर कमेटी ये डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है, और उस जो फर्म होती है उसको लेटर लिख के और बताया जाता है कि आपको अवार्ड किया गया है ये टेंडर, आप अपने दस्तावेज लेके आइए। फिर अकाउंट्स में चलते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराइए, पीजी जमा कराइए। तो सर ये पीजी क्या है, तो ये बात करते हैं अभी, एक बार आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मान लो एक फर्म को अवार्ड हो गया तो बाकी सारी फर्मों को उनका ईएमडी वापस मिल जाता है। भाई खेलने के लिए तुम्हारी टीम सक्षम नहीं है, हमारे पास जो टीम थी उसको खिला रहे हैं, तुम लोग वापस अपना पैसा ले जाओ, तो ईएमडी वापस मिल जाता है। लेकिन जिस फर्म को अवार्ड जमा हुआ है उसका ईएमडी वापस नहीं मिलेगा, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना परसेंट होता है, 5 से 6% होता है उस चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका। सर ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, और बैंक से डीडी बना के देनी पड़ती है जिसका टाइम 3 महीने का होता है। कोई भी डीडी 3 महीने वैलिड होती है, रिजर्व बैंक कहते तो 6 महीने भी वैलिड हो सकती है, 3 महीने डीडी। तो बैंक गारंटी लेता है कि सर ये आदमी भागेगा नहीं। जैसे मान लो कोई भी आदमी है, आप हैं, आप बैंक से लिखवा दें कि भाई मैं आपके इतना लेन देन करता हूं, मेरा इतना पैसा देखो अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है, मेरी थोड़ी सी गारंटी तो तुम ले लो, तो बिल्कुल बैंक ले लेता है। अगर आप उसके एकदम लायबल कस्टमर हैं तो एक प्रकार से बैंक गारंटी ले लेता है, कागज पे लिख के दे देगा कि हम गारंटी लेते हैं इतने रुपए तक की इस इंसान की, तो वो सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। और आप, रेलवे कहता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप पीजी भी तो जमा कराओ। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% उस कॉन्ट्रैक्टर को पीजी जमा कराना पड़ता है कि मैं अच्छा काम करूंगा। और ये पीजी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है, सारी चीजें अलग हैं। आपने काम कर दिया, वर्क कंप्लीट हो गया, फिर भी ये पीजी छोड़ा नहीं जाएगा। वर्क कंप्लीट होने के कितने दिन बाद पीजी को रिलीज किया जाएगा, 60 डेज बाद में। भाई आपने अपने कर्मचारियों के ईएसआईसी डॉक्यूमेंट दिखाए होंगे, पीएफ डॉक्यूमेंट दिखाए होंगे, सारे काम सही सही, सैलरी 10 तारीख से पहले दी या नहीं दी, अगर 500 से कम कर्मचारी हैं तो 7 तारीख से पहले सैलरी दी या नहीं दी, वेजेज एक्ट ये कहता है। तो ये सारे काम चेक करने के बाद में आपकी पीजी वर्क कंप्लीशन डे के 60 डेज बाद रिलीज की जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि ये जो पीजी है, निष्पादन गारंटी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है सर कि टू एंश्योर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार द्वारा सफल काम करना सुनिश्चित करना, अनुबंध का विधिवत पालन सुनिश्चित करना, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू इंश्योर स्टार्ट ऑफ वर्क, काम शुरू करना नहीं सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ए ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे कि किसी भी टू इंश्योर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और अगर वह सही सही काम कर देता है तो लास्ट में काम कंप्लीट, इसके बिलों का सारा भुगतान तो हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट में इसकी 60 डेज के बाद में क्या रिलीज की जाएगी, पीजी परफॉर्मेंस गारंटी रिलीज की जाएगी।
ठीक है, तो ये खेल है सर पीजी का। बाकियों को पीजी जमा ही नहीं करानी पड़ती, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, उन्होंने ईएमडी जमा कराई थी, मैच फीस दी थी, वापस मिल गई उनको। ठीक है क्या, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिजर्व प्राइस इन ऑक्शन इज फिक्स्ड बाय, मतलब नीलामी में आरक्षित मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी नीलामी की जा रही है, ऑक्शन, जैसे मान लो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपके पास कोई सामान पड़ा था और वो सामान कंडम हो गया, कोडल लाइफ चली गई उस सामान की, कोई भी सामान था और उसकी लाइफ खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे सर, गिनती में तो ले रखा है आपने, और वो बोल भी रहा है, या तो आपके मैनुअल लेजर में बोल रहा होगा या यूडीएम में बोल रहा होगा कि ये सामान इनके पास पड़ा है। अब सर वो जीरो कब दिखाएगा, जब जाके आप उसे कहां जमा करा दें, स्टोर। स्टोर में जमा कराने के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे सर, आप DS8 फॉर्म भरेंगे स्क्रैप के लिए। स्क्रैप बना के उसको, अगर वो चीज आपने नंबरिंग में संख्या में ले रखी है कि 1 नग है 2 नग है ऐसा ले रखा है, तो नंबरिंग में जमा कराना पड़ेगा, जैसे पंखे वगैरह ये। और अगर मान लो आपने उसको वजन में ले रखा है तो फिर वजन के हिसाब से जमा कराना पड़ेगा। तो वहां वर्कशॉप के या फिर स्टोर के अंदर जो तोलने वाला वेट करने वाली मशीन होती है, वहां पे वेट होता है, और वेट होने के बाद में वो चीज वहां जमा होगी, तब जाके आपके यूडीएम से हटेगी, वरना तो आपके खाते में हमेशा बोलेगी सर। आप ऐसे मत सोचना कि रेलवे का सामान है खराब हो गया घर ले चलते हैं, अरे वो ऑनलाइन बोल रहा है आपके पास या फिर मैनुअल लेजर में बोल रहा है, जब तक स्टोर में जमा नहीं कराओगे चाहे कचरा ही जमा कराओ, स्क्रैप ही है वो। अब सर कचरा ही जमा कराओ, उसकी यहाँ क्या जरूरत, तो सर अब स्टोर उसका क्या करेगा, अचार थोड़ी डालेगा स्टोर उसका, स्टोर उसका ऑक्शन कर देगा। इसका मतलब स्टोर उस चीज की क्या कर देगा सर, स्टोर उसकी नीलामी कर देगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बुलाए जाएंगे और नीलामी कर देगा, और स्टोर अलग अलग जगह अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखता है कि स्टील यहाँ रखा जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ रखे जाएंगे, बैटरीज यहाँ रखी जाएंगी, आयरन यहाँ रखा जाएगा, इस प्रकार से सारी चीजें अलग अलग रखता है और फिर ऑक्शन करता है। तो ये कह रहा है कि ऑक्शन में प्राइस कौन फिक्स करता है कि आयरन को किस भाव से बेचेंगे, केबल को किस भाव से बेचेंगे, स्टील को किस रेट से बेचेंगे, कैसे सेल करेंगे हम। तो इसके लिए कंपिटेंट रेलवे अथॉरिटी को अलग अलग पावर दी हुई है। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसमें जो गजिटेड पोस्ट है वो AMM से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद में DMM हो गया, और ब्रांच ऑफिसर आपका हो गया सीनियर DMM, एक प्रकार से डिविजनल मटेरियल मैनेजर। तो ये स्टोर की पोस्टें होती हैं, इनके पास अलग अलग पावर होती हैं। ये पावर का एक हमने फोटो भी ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर लेना, और एक यूट्यूब पर भी ज्वाइन का बटन है, उस पर भी आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनके पास अलग अलग पावर होती हैं। बाकी आपने अलग अलग स्टोर के अंदर लेवल 6 लेवल 7 पर DMS का नाम सुना होगा, CDMS का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो डिपो में अलग अलग लोग जो काम करते हैं उनका आवंटन अलग अलग पद को दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक स्टोर के बारे में, इनका जो ट्रांसफर हो सकता है ना, ध्यान रखना, वो दूसरी जगह नहीं हो सकता, DMS वगैरह इनका स्टोर का स्टोर में ही ट्रांसफर हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट, तो इसका क्या आंसर हुआ, जो कंपिटेंट रेलवे अथॉरिटी होगी वो बिल्कुल ऑक्शन की प्राइस फिक्स कर सकती है। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर प्रिपेयर्ड एनुअली अंडर, आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे के वार्षिक अंतिम खाते किसके अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। रेलवे छोड़ो आप, तो पूरे भारत का ही बजट जो है वो आर्टिकल 112 के अंदर है, और आर्टिकल 112 के अंदर कहीं भी बजट नाम नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कहीं भी बजट नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण एक प्रकार से। तो यही लिखा हुआ है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनुअली अंडर, प्रिपेयर्ड एनुअली अंडर। तो यहाँ कह रहा है कि संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक अंतिम खाते या वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है। आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 112 में। अलग अलग आर्टिकल हैं। जब संविधान लागू हुआ, सर संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा एकदम रेडी था बनके, लेकिन फिर इसको 2 महीने होल्ड किया गया, और 26 जनवरी 1950 को इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, और उस दिन लगभग 395 आर्टिकल लागू किए गए, 395 अनुच्छेद। आज इनमें संशोधन करके इनको बढ़ा दिया गया, इनके सब पार्ट्स ऐड कर दिए गए अमेंडमेंट कर करके, लेकिन 395 आर्टिकल थे, जिसमें स्टार्टिंग के अलग अलग आर्टिकल हैं जिनके बारे में आप जरूर ध्यान रखें। जैसे आर्टिकल 1 to 4 किसके बारे में, इनको भागों में भी बांटा गया है, अलग अलग भाग हैं।
भागों में भी, तो पहले भाग के अंदर किसी भी दूसरे स्टेट को हमारे भारत का हिस्सा बनाना, इंडिया का इस पार्ट बनाना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, एक स्टेट के दो टुकड़े करना, एक स्टेट से नया स्टेट निकालना, ये सारी बातें आर्टिकल 1 to 4 है। और ये संविधान के भाग पार्ट कौन से में है? 1 नंबर पार्ट के अंदर है सर। दूसरे पार्ट में आर्टिकल 5 to 11 तक है सर, ये सिटीजनशिप है। क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में बात हो रही है, सिटीजनशिप। ये पार्ट कौन सा है सर? 2 नंबर पार्ट है कि किसी के माता पिता अगर इंडियन है तो अगर वो विदेश में भी चले गए तो उसको भी सिटीजनशिप कहाँ की मिल जाएगी? इंडिया की मिलेगी। दादा दादी माता पिता में से एक भी है, मदर फादर में से, तो भी सिटीजनशिप। अगर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, दादा दादी हैं, तो भी यहाँ की मिल जाएगी सिटीजनशिप। या कोई 7 साल से ज्यादा तक भारत में रह चुका हो तो भी उसे सिटीजनशिप यहाँ की। तो अलग अलग रूल कायदे हैं। तो ये 5 से 11 इसके बारे में सर। आर्टिकल 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार, इनका हनन होने पर डायरेक्ट कोई भी भारतीय आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वरना आप नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर काम करते हैं। मान लो किसी ने किसी के चांटा मार दिया, वो कहा सुप्रीम कोर्ट में देखूंगा तुझे, ऐसा नहीं हो सकता। वहां का रजिस्ट्रार आपका केस ही रजिस्टर नहीं करेगा, वहां का रजिस्ट्रार आपका केस ही। ये वो वाली सी बात है कि कोई स्टूडेंट है जो 50 साल का है और कह रहा है एलकेजी में एडमिशन लूंगा। अब एलकेजी में एडमिशन लूंगा तो मैडम नाम ही नहीं लिखेंगी आपका रजिस्टर में, तो आप कहां से बैठ लोगे? नहीं बैठ सकते ना। तो एक प्रकार से अगर मान लो चांटा मारने की या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बात है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ही टाइम नहीं है राज्यों का और केंद्र का निपटारा करना, राज्यों में लड़ाई होती रहती है। तो इसका मतलब केवल एकमात्र यही आर्टिकल ऐसे हैं जिनका अगर हनन होता है और इनमें से आपका किसी का लॉस हो रहा है तो फिर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं कि सर मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खराब हुए हैं, उनका हनन हुआ है, कृपया मुझे न्याय दो। और देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। वरना अगर और कोई छोटा मोटा मामला है तो ये कोर्ट आपसे ये कहेंगे कि पहले सेशन कोर्ट के पास जाके आओ। 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट जब आपको न्याय फाइनल रिजल्ट सुना दे, उसमें दोषी माने नहीं माने, फिर आपके पास ऑप्शन खुल जाता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट न्याय सुना दे और अगर आप खुश हो या ना हो, फिर आपके पास ऑप्शन खुल जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट जब दे देता है तो आपके पास अंतिम ऑप्शन बचता है राष्ट्रपति के पास माफी मांगना। और राष्ट्रपति अगर आपको माफ कर दे, उसके पास पावर आर्टिकल 72 के अंदर है। प्रेसिडेंट के पास आपको माफीनामे की पावर कौन सी है? आर्टिकल 72। तो सर ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स के बाद में आर्टिकल 36 से लेकर 51 और 51A यहां तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से हमने लिए। और राज्य मतलब एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को राज्य ही बोला गया कि राज्य इस प्रकार की पॉलिसी लाएगा कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको एक प्रकार से सारे काम हो। जैसे आपने आसाम में, कई राज्यों में, गोवा में इनमें सुना होगा ना कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड क्या है? जैसे अलग अलग धर्म है कई, जैसे मान लो भारत में हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म अधिनियम के तहत तलाक ले सकता, डिवोर्स ले सकते हैं, शादी का भी उनका वही नियम है। लेकिन मुस्लिम जो धर्म है उनका अलग है। मुस्लिम धर्म में आपने 3 बार तलाक बोल दिया है, 3 बार कुछ बोल दिया, उसका अलग रूल है। तो इसका मतलब एक प्रकार से एक धर्म में उस चीज को सजा माना गया है और एक धर्म में उस चीज को सजा नहीं माना गया है। तो इसलिए न्यायपालिका कटकर क्वेश्चन मार्क में लग जाता है कि सर इसको तो आपने छोड़ दिया क्योंकि वो दूसरे धर्म का था, इसको आपने ले लिया। तो गोवा और आसाम ये कॉमन सिविल कोड कहते हैं कि चाहे कोई भी कर्मचारी हो इस राज्य में रहता है तो सारे नियम उन पर लागू होंगे। ये इन्हीं के बीच में आर्टिकल 44 में आता है सर, इन्हीं के बीच में आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको दर्शाता है। आर्टिकल 48 से भी कई बार क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के जीवों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल बॉडी, ये आर्टिकल 48 के अंदर आता है। तो कुल मिला के ये सारी बातें यहाँ की जाती हैं, ये डीपीएसपी होते हैं। फिर 52 से कौन आ गया सर? 52 से राष्ट्रपति आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। तो एक प्रकार से शुरू के 100-150 जितने भी ये आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, टोटल कितने थे? 395 शुरू में। उनमें से 148 से 151 सीएजी है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 4 आर्टिकल में इसकी बात की है। तो कुल मिला के आगे से आगे लगभग 150 से 200 तक, 185 तक तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है।
उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट आ जाता है, उसकी पावर्स आ जाती हैं। फिर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है। तो कुल मिला के ये आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के काम आता है। 368 संविधान में कोई अगर आपको संशोधन करना है संविधान के अंदर, तो फिर 368 काम में आता है। तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल यहां ध्यान रखें। इनमें से एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमारे काम का है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवे, वो प्रिपेयर करते हैं कौन से के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 112 के अंदर 112, जिसके अंदर बजट का नाम नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम है, एनुअली बजट का नाम नहीं है, एनुअली जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसके बारे में बात है। बोलो क्लियर है क्या, आ रहा है क्या समझ में? वेरी गुड दोस्तों, ऐसे तो मुझे लग रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे धीरे धीरे। यस और नो? लगता है अगर आपको कि वास्तव में हम आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। अरे हम इतनी देर अगर आपके सामने खड़े होके आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप तो हमारे लिए यस लिख ही सकते हैं। मैं ये मानूंगा कि आज जिसने भी कमेंट सेक्शन में यस लिखा है उसका मेरे पक्ष में वोट है। जिसने भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिखा है, मैं ये मानूंगा कि वह व्यक्ति मेरे पक्ष में वोट डाल रहा है, मुझे वोट कर रहा है। एक प्रकार से मुझे बहुत खुशी होगी और पर्सनली मैं कमेंट सेक्शन डील करूंगा। कल संडे है, कल देखो हमारी क्लास तो आएगी नहीं, संडे को हम ऑफ रखना चाहते हैं, बाकी ट्राई करेंगे, अगर क्लास आ पाई तो कोशिश करेंगे, बाकी मुझे मुश्किल लगता है। तो एक प्रकार से आप ये मान के चलें कि यस जो लिखेगा ना, मैं पर्सनली डील करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उसके मैसेज का जवाब भी दूं। यस लिख के आप नीचे कोई मैसेज लिखना चाहें तो उसी मैसेज में लिख देना, मैं पर्सनली हमारी टीम से मैं ऑथराइजेशन लेके और आपके कमेंट सेक्शन पर कमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो एक हमारा वार्तालाप भी आपस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक रिवेन्यू बिकम्स अर्न्ड व्हेन। ट्रैफिक रिवेन्यू कब आता है, यातायात राजस्व कब अर्जित होता है? जब आप सर्विस देते हैं, जब आप कैश रिसीव करते हैं, जब ट्रेन डिपार्ट करती है, या इनवॉइस इज रेज्ड, बिल जारी किया जाता है। ट्रैफिक रिवेन्यू कब जमा होगा? तो ट्रैफिक रिवेन्यू तो तब मिलेगा जब आप क्या देंगे सर, सर्विस देंगे, सर्विस इज रीएंडर, तब जाके यातायात राजस्व मिलेगा आपको, ये अर्निंग होगी। ठीक है, और एक आखिरी सवाल और करेंगे दोस्तों 30 नंबर, इसके बाद में सेशन को एंड करेंगे वरना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां कहा जा रहा है लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, भारत सरकार से लिया गया जो ऋण है वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट है, लाइबिलिटी है, रिवेन्यू है, रिजर्व आरक्षित निधि है। तो सर वो एक प्रकार से आपको चुकाना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है आपके ऊपर, देता है सर, वो देना पड़ेगा आपको पैसा। अगर आपने लोन लिया है तो भारत सरकार नहीं, किसी भी व्यक्ति से अगर आप लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, तो वो एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है, हमें वो वापस चुकाना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, लोन ले रहे हो सर। यहाँ ये जो नाम आ गया ना लोन, यहाँ पर ये नाम ही इस चीज को दिखाता है और यही लाइबिलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों क्लास बहुत बड़ी हो गई, वरना क्वेश्चन तो हम और भी लेके आए थे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे नीचे, और भी काफी क्वेश्चन थे। तो ये हमारी क्लास थी दोस्तों, और इसमें हमने शानदार तरीके से भगवान शिव के आशीर्वाद से आप तक क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको बहुत सारा नॉलेज और मजा आया होगा इस सेशन के अंदर। यस लिखना मत भूलना, नीचे आपको पर्सनली मैं डील करूंगा, आपसे बात करेंगे, और आपको जो भी कहना होगा अपनी मन मर्जी से शुभकामनाएं आप हमें दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 था हमारा, और बहुत पसंद आया होगा। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 पर आना। दोस्तों महाकाल सीरीज हमारी चल रही है, और आप हैं शिव के दास, आपको है शिव से आस, और वो करेंगे आपका भला। रेलवे फाइनेंस हम पढ़ रहे थे, वेरी डीप रेलवे नॉलेज चैनल पर, जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप, क्योंकि कई बार हम जवाब नहीं दे पाते, कई बार नहीं, अधिकांशतः जवाब नहीं दे पाते, इसलिए व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, किस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी क्लास सर, एंड करते हैं इसको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, ये जीवन एक बार मिला है, जो कर रहे हैं वो बेहतरीन करिए। आप में से कोई स्टेशन मास्टर है, कोई ट्रेन मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई सीसीटीसी पोस्ट पर है, कोई टीएनसी है, कोई किसी और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी बैठे हुए हैं। कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में है, कोई कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में है, कोई स्टोर डिपार्टमेंट में है। हर व्यक्ति का
अलग अलग जगह अलग अलग ओहदा होता है। जो आप कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से करते रहिए दोस्तों। आपकी छवि बोलनी चाहिए, आपकी छवि बोलनी चाहिए, आपका किरदार खुशबू देना चाहिए, आपका किरदार से लोगों को महक उठनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार काश ऐसा मैं भी करूं। ये व्यक्ति है ना, ये जेन्युइन पर्सन है। तो हमेशा अपनी जेन्युइनिटी को जिंदा रखना है दोस्तों। आप देख रहे थे रेलवे नॉलेज चैनल, मैं था आरवी सर, विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और उमंग के साथ दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।